हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एंड डाइपोल मूवमेंट की। केवल वे ही अणु फंडामेंटल वाइब्रेशनल रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करते हैं जिनके एब्जॉर्प्शन के परिणाम स्वरूप डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन होता है। डाइपोल मूवमेंट में ये परिवर्तन मैग्नीट्यूड अथवा डायरेक्शन अथवा दोनों में होना चाहिए। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या दोनों, मैग्नीट्यूड या और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकते हैं। यह परिवर्तन तभी संभव है जब अणु में पहले से ही डाइपोल मूवमेंट उपस्थित हो। डाइपोल मूवमेंट का निर्धारण धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के ग्रेविटेशनल सेंटर्स के द्वारा किया जाता है। कुछ अणु जैसे कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि इनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया था, इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन जो है वो IR इनएक्टिव होता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके सिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन में डाइपोल मूवमेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी मॉलिक्यूल के, कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन के दौरान अणु के डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये जो एसिमेट्रिक स्ट्रेच वाइब्रेशन है ये IR एक्टिव वाइब्रेशन होते हैं। डाइपोल मूवमेंट वाले मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मूवमेंट जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह व्यवहार करता है, वो भी लगातार ऑसिलेट करता रहता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस प्रकार कंपन करते हैं कि कंपन की आवृत्ति डाइपोल मूवमेंट के ऑसिलेशन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। और जब ये आवृत्ति बराबर हो जाती है तो अणु रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंफ्रारेड ऊर्जा कितनी तेज़ी से अणु में स्थानांतरित हो रही है। यह प्रक्रिया बंध के डाइपोल मूवमेंट पर निर्भर करती है। अगर अधिक पोलर बॉन्ड है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ यह अधिक प्रभावी ढंग से क्रिया करेगा, जिसके कारण IR स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि किसी भी अणु में C डबल बॉन्ड O इसके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग की इंटेंसिटी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं हुक्स लॉ, हुक का नियम। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसके द्वारा हम किसी भी वाइब्रेशन के लिए फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हुक के नियम का हम प्रयोग करते हैं, जो कि इस फार्मूले के द्वारा निकाली जा सकती है। μ/c = μ bar = 1/2 pi c ब्रैकेट K/ रिड्यूस्ड मास बाई हाफ। ये फार्मूला हमने इसके लिए दिया है। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 pi c √K/μ। यहाँ पर म्यू जो है वो है रिड्यूस्ड मास, ठीक है। और M1 और M2 जो है वो बंधित परमाणुओं के मास हैं, द्रव्यमान हैं। K यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है। इसका मान किसी बंध विशेष की बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए इसकी वैल्यू लगभग 5 × 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर होती है। यह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए डबल और इससे ट्रिपल होता है। C जो है आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज़ इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर
सेकेंड इनवर्स। कंपन आवृत्ति का मान मुख्यतः दो कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज रिड्यूस्ड मास। तो हमने जो इक्वेशन देखी है उससे ये सिद्ध हो रहा है यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए तो रिड्यूस्ड मास के मान को कम किया जाए तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। अब इस फार्मूले के द्वारा हम एक बॉन्ड की CS स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं कि इसे किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए हम K की वैल्यू देखें। K इसमें क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है और हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁵ ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें एक कार्बन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है। तो कार्बन एटम का जो द्रव्यमान है दैट इज़ 20 × 10⁻⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन एटम का जो द्रव्यमान है दैट इज़ 1.6 × 10⁻24 ग्राम। इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में रखेंगे हम। इस फार्मूले में रख करके हम वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं जो कि आ रही है 9.3 × 10⁻13 पर सेकेंड। इस कंपन की आवृत्ति को हम वेव नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसे डिवाइड कर देंगे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से, क्योंकि म्यू बार इक्वल्स टू μ/c है और उसके द्वारा हमें वेव नंबर आ जाता है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि हमें एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा इसके द्वारा, CS स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के द्वारा एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा दैट इज़ वो मिलेगा कहाँ पर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर पर। तो इसके द्वारा हम किसी भी बॉन्ड के इस फार्मूले के द्वारा किसी भी बॉन्ड के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस बॉन्ड के लिए हमें एब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ प्राप्त होगा। और प्रत्येक बॉन्ड के लिए ये वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी और उस स्पेसिफिक वैल्यू पर हमें एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में हम देखेंगे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या सिलेक्शन टूल है। थैंक यू।